सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। गालिब का जो शेर है, ये आपने भी सुना होगा और ये बड़ा ही ज़बरदस्त शेर है। ख़ास तौर पे जब कोई चला जाता है, तो मुझे ये शेर बड़ा याद आता है। और जाने वाला भी अगर कोई ज़िया मोहिउद्दीन साहब की तरह हो, तो फिर इंसान टूट जाता है। अभी अमजद इस्लाम अमजद साहब का जो गम था, वो अभी थमा नहीं था कि हमने ज़िया मोहिउद्दीन साहब के जाने की खबर सुनी, तो यकीन मानिए कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान खाली होता जा रहा है। ऐसे-ऐसे हीरों से जो किसी ज़माने में पाकिस्तान का नाम रोशन किया करते थे, पाकिस्तान को उस जगह पे ले गए, जहाँ पे आज पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मुमलिकत के तौर पर जाना और पहचाना जाता है। ये इन लोगों की वजह से था। एक-एक शख्स ने पाकिस्तान का नाम जो है, वो आसमान तक पहुँचा दिया। तो ये वो लोग थे जिनकी हमने कदर करनी चाहिए थी, जिनको हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए था। अब ज़िया मोहिउद्दीन साहब का जो रोल है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा वोकलिस्ट नहीं देखा। इतना ज़बरदस्त और इतनी यानी महारत रखने वाला शख्स। उनका इल्म आप देखें, उनकी कमांड ओवर लैंग्वेज देखें, इंग्लिश पर कमांड देखें, फ़ारसी पर कमांड देखें। मैं हैरान होता हूँ कि वो उन्होंने सिर्फ़ फ़ारसी सीखी नहीं है, बल्कि उन्होंने फ़ारसी का वो एक्सेंट जो है, वो उनका जो था, वो बिल्कुल ईरानियन एक्सेंट की तरह था। मैंने उनकी ज़ुबानी जो उनकी सदाकारी में जो इकबाल के कुछ कलाम के हिस्से हैं, वो मैंने सुने हैं। मैं दंग रह गया। मैंने कहा, यार कमाल है कि एक शख्स ने इतनी मेहनत की है कि उन्होंने वो एक्सेंट भी जो है वो सीखा। क्या शौक होगा! और इसी वजह से यही जो लोग हैं साहिब कमाल हैं। कहते हैं ना कस्बे कमाल कुन के अज़ीज़ जहाँ शवी, कि अपने-अपने जो जिस काम में भी आप हैं उसको इतना ऊपर और इतने कमाल पे दर्जे पे ले जाएँ कि आप अज़ीज़ जहाँ बन जाएँ। तो ये वो लोग थे जिनकी हमें कदर करनी चाहिए। अभी भी मैं समझता हूँ कि अब ये उनकी जो लेगेसी है, उसको हमें सँभालना चाहिए। उनके तरह के लोग जो हैं, वो हमें मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने चाहिए, ताकि उनका जो एक रोल था, उसको हम मल्टीप्लाई कर सकें और लोगों तक उनके काम को पहुँचा सकें। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। अल्लाह ताला अमजद इस्लाम मंजू साहब के लिए एक दफ़ा फिर दुआ करते हैं। आपसे भी गुज़ारिश है कि हाथ उठा के उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, उनकी मग़फ़िरत के लिए और उनके अगले दर्जात के लिए, उनकी तमाम मनाज़िल के लिए दुआ कीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। आज का जो व्लॉग है, ये मैं कर रहा हूँ मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से, लेकिन एक चीज़ मुझे आपने बतानी है, मैं आपसे आज पूछना चाहता हूँ, क्या मेरा जो तज्ज़िया है, वो उससे आप एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? और वो है जनरल बाजवा साहब के बारे में, जो मैं अक्सर बात करता रहता हूँ और आज भी मैं अभी मैं करता हूँ कि जो 2-3 चीज़ें पिछले 1-2 दिन में हुई हैं, उनका ज़रा तज्ज़िया करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ी-सी 1-2 बात ज़रा मैं आपसे वैसे भी कर लूँ। एक तो ये कि मैंने अभी कल और परसों आपने देखा होगा कि एक इंटरव्यू किया बेन नॉर्टन, एक लैटिन अमेरिकन जर्नलिस्ट है। बड़ा यंग जर्नलिस्ट है और इंटरनेशनली एक्लेम्ड है, बहुत उनकी इज़्ज़त है और बड़ी उनकी यानी एक से है जर्नलिस्टिक कम्युनिटी के अंदर। इतनी यंग एज में वो इतना कॉम्पिटेंट है कि उसकी बड़ी फॉलोइंग है और बड़ी ज़बरदस्त उसको लोग इज़्ज़त अफ़ज़ाई उसकी करते हैं। उनका इंटरव्यू किया और उनके इंटरव्यू के बाद मुझसे लोगों ने कहा कि जी आपने मतलब इंग्लिश में आपने इंटरव्यू किया तो नहीं करना चाहिए था, तो इस तरह करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब मेरी गुज़ारिश ये है कि देखिए बात सुनें, हम लोग एक आइसोलेशन में नहीं रहते हैं। पाकिस्तान जो है वो एक दुनिया का एक वो मुल्क है, जो एक बड़ा स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। आप माने या ना माने, आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसी लोकेशन दी है, जो अगर आप चाहते और आपके हुक्मरान चाहते, तो पाकिस्तान को क्या से क्या नहीं बना सकते थे। लेकिन चूँकि हमें हमारी बदनसीबी है कि हमें इस तरह के निनकम्पूट्स मिले हैं, जो सिर्फ़ हमेशा अपना सोचते हैं, जिनको कोई एक प्लॉट दे दे, कोई उनको कोई अ, एक वीज़ा दे दे, बच्चे की कोई इंटर्नशिप दे दे, कोई नौकरी दे दे, तो वो उसी पे सब कुछ बेच देते हैं। तो ये हमारी बदनसीबी है। हमने कोई इस तरह के लोग नहीं पैदा किए जो हमें ऊपर लेके जा सकते हैं, हमारा तशख़्ख़ुस जो है उसको बेहतर बना सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस, मसला ये है कि हमने तो कोशिश करनी है ना। अब हम चूँकि आइसोलेशन में नहीं रहते हैं, हमें मालूम है कि मुख़्तलिफ़ जगहों पे, मुख़्तलिफ़ दुनिया के ममालिक में ये चीज़ें चल रही होती हैं।
और हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको पहुंचा ही नहीं सकते। क्यों पहुंचा नहीं सकते? क्योंकि हम आपस से, और ये मैं आपको बताऊं, ये बाय डिज़ाइन हुआ है। ये बाय डिज़ाइन हुआ है कि पाकिस्तान को, यानी अजीब तरीके से उन्होंने एक उसमें घड़े के अंदर बंद करके रख दिया है कि इससे बाहर ना निकलेंगे, कुएं के अंदर बैठे रहेंगे। जैसा कुएं का मेंढक होता है, उसको पता ही नहीं होता बाहर क्या हो रहा है। तो उन्होंने हमें कुएं का मेंढक बना दिया कि इनको पता ही ना चले। अब आपने देखा कभी कि हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके ऊपर कितनी ज्यादा इंटरनेशनल खबरें आती हैं, कितने इंटरनेशनल शोज होते हैं। जानबूझ के हमारे एक अवाम को सिर्फ ये सियासत के चक्कर में फंसा दिया गया है। ही सेड, शी सेड, और ये हमारा जर्नलिज्म है। मरियम ने ये कह दिया, नवाज शरीफ ने ये कह दिया, इमरान खान ने ये कह दिया, फलाने ने धमकाने ने ये कह दिया। हमारी अवाम को पता ही नहीं चलता कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। अमेरिकन पॉलिटिक्स क्या चल रही है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या चल रही है, हमारी रीजनल पॉलिटिक्स क्या चल रही है, हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, ईरान के साथ कैसे हैं, हमारे मिडिल ईस्ट के साथ कैसे हैं, यूरोप के साथ कैसे हैं। क्योंकि हम आइसोलेशन में नहीं है, हम एक दुनिया है, दुनिया का एक निज़ाम है, उसका एक हिस्सा है। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस चीज़ को बर्दाश्त करें और इसको बल्कि इनकरेज किया करें। अब देखें ना, अगर व्यूज़ नहीं आते, मैं तो रिस्क ले रहा हूँ ना कि मैं भी तमाशा लगा सकता हूँ, रोज़ तमाशा लगाऊँ कि जी सियासत के ऊपर गुफ्तगू करूँ, लड़ाऊँ, झगड़े करूँ, सब कुछ करूँ। लेकिन मैं समझता था कि, और अभी भी समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होना चाहिए। हमारे यहाँ मुख्तलिफ सहाफ़ियों को बुला के, मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल्स को बुला के एक डायलॉग का सिलसिला होना चाहिए। आपको पता है कि ये रेजिम चेंज ऑपरेशन जो हुआ है, इसके मुतालिक पूरी दुनिया में कहीं शोर-व-गुबार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एक तो चलें रीज़न मान ली कि जी वो अमेरिका उसके पीछे होगा, उसने, उसके सारे इदारे जो हैं वो पालतू हैं, वो नहीं कुछ करेंगे। लेकिन अमेरिका के अंदर भी ऐसा नहीं होता। अमेरिका के अंदर भी जो गवर्नमेंट है, ज़रूरी नहीं कि सारे इदारे जो हैं उसकी गवर्नमेंट की बात सुन रहे हों। वहाँ पे थिंक टैंक्स हैं, यानी हज़ारों में, जैसे मैं था वहाँ पे तो उस वक़्त तकरीबन 1800 के करीब थिंक टैंक्स वहाँ पे होते थे। अब बढ़ गए होंगे, ज़्यादा ज़ाहिर है कि 2 ढाई हज़ार 3000 तक भी चले गए होंगे। तो इतने बड़े इदारे जो हैं, उनके साथ हमारा कोई इंटरलिंक है ही नहीं, हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब वो नहीं होता, तो फिर वहाँ पे जो दूसरी हम स्पेस छोड़ते हैं, वहाँ पे हमारे माशाल्लाह जो दुश्मन ममालिक हैं, वो वहाँ पे आके अपना रोल प्ले करते हैं, और उन्होंने बाकायदा प्लानिंग के साथ इसके ऊपर काम किया है। हमने कोई प्लानिंग नहीं की। मैं 20 साल, 25 साल पहले की भी आपको बता रहा हूँ, उस वक़्त भी हमने प्लानिंग नहीं की थी। जो अब उसके नताइज हम निकल रहे हैं, देख रहे हैं कि जो हमारा हमसाया मुल्क है, उसके लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, किस जगह पे पहुँच गए हैं, और हमारी कोई शख्सियत वहाँ पे नज़र आती ही नहीं। तो ये वो नतीजा है जिसका, जो हमने गफलत की उसका हम भुगत रहे हैं। अच्छा, इसका मैं आपको थोड़ा सा एक मिसाल भी दे देता हूँ। 96 की बात है, मैं जब वॉशिंगटन में था, तो वॉशिंगटन में मेरी मुलाकात कैपिटल हिल पे सेनेटर ब्राउन से हुई थी। ये सेनेटर ब्राउन वो हैं जो ब्राउन अमेंडमेंट जिनके नाम पे बनी थी। ये बड़े पाकिस्तानी, प्रो पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानी लॉबिंग में भी इनका बड़ा रोल होता था। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे जब पूछा कि पाकिस्तान की लॉबिंग के बारे में गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आपकी लॉबिंग बड़ी वीक है। हम कोशिश तो करते हैं लेकिन वीक लॉबिंग होती है, आपकी कम्युनिटी इतनी सपोर्ट नहीं करती, कम्युनिटी की सपोर्ट तो बिल्कुल है ही नहीं। कुछ लोग हैं जो काम करते हैं लेकिन बाकी कोई भी नहीं काम करता, और ख़ास तौर पे जब फंड रेज़िंग वगैरह आती है या डोनेशंस वगैरह का इस तरह का सिलसिला ये इलेक्शन कैंपेन्स में होता है, तो वो बिल्कुल ही पीछे रहते हैं। और एक वजह उन्होंने ये भी बताई कि आपका जो मीडिया है, वो है ही नहीं यहाँ पे, और अगर है तो वो सिर्फ़ उर्दू में है। इंग्लिश में एक भी अखबार वहाँ पे उस वक़्त नहीं था। तो मैंने फिर उनसे कहा था, मैंने कहा था कि सेनेटर, मैं इंशाल्लाह एक अखबार शुरू करूँगा, मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कुछ देर के बाद ही वहाँ पे अखबार शुरू किया, द विज़न इंटरनेशनल, और आपको याद होगा कि उसमें फिर हिलरी क्लिंटन वगैरह भी आए और सारा कुछ हुआ। उसमें हमने अपनी तय कोशिश की, लेकिन मसला ये है कि एक कलेक्टिव एफर्ट जो है वो हम नहीं कर पाते हैं, और उसी की वजह से हम पीछे रह जाते हैं। ये कलेक्टिव एफर्ट क्यों नहीं होती है? इसलिए कि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं होती, हमें इश्यूज़ की संगीनी का अंदाज़ा नहीं होता कि कितनी बड़ी सीरियस चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं, और हम उनको बिल्कुल एक लाइट से अंदाज़ से, और ये हमारा मिज़ाज भी कुछ है कि हम चीज़ों को लाइट लेते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि कंट्रीज़ जो हैं ये आइसोलेशन में फंक्शन नहीं करते। इसलिए आपसे मेरी गुज़ारिश होगी कि आप इन चीज़ों को, जो हम इस तरह के इनिशिएटिव्स करते हैं, इनको सपोर्ट किया करें, इनको शेयर किया करें, और इनको एनकरेज किया करें। ख़ास तौर पे जो आज का देखिए ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, होता क्या है, हम लोग इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़ा तरसते हैं
کہ ہمارا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھے، اس کو انگریزی آنی چاہیے، لیکن انگریزی شوز جو ہیں وہ ہم اپنے بچوں کو نہیں دکھاتے، نہ خود دیکھتے ہیں نہ ان کو انکریج کرتے ہیں۔ آج کل کے جو بچے ہیں ماشاءاللہ پاکستان میں، وہ اچھی خاصی انگریزی جانتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں، تو کیوں نہیں ہم ان کو اتنا پولیٹیکلی جو ہے وہ سیوی بناتے ہیں، ان کو کیوں نہیں ایکٹیو کرتے پولیٹیکل لیول پہ، کہ ان کے اندر اویئرنیس آئے، ان کو پتہ چلے کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں، کیا کیا ایشوز وہاں پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ میری آپ سے گزارش تھی، اس پہ آپ زیادہ مائنڈ نہ کیجیے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ بین نارٹن وغیرہ جیسے جو لوگ ہیں ان سے مزید بھی گفتگو ہو، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو ہم اپنے پروگرامز میں بلائیں، ان کے ہاں ہمارا پوائنٹ آف ویو جائے، ان کا ہمارے ہاں آئے، اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ وہ اس طرح کے انیشیٹوز کو ضرور انکریج کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، انٹرنیشنل پالیٹکس ہے کیا، چل کیسا رہی ہے۔ ابھی کس کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ لولا جو ہے، جو برازیلین پریزیڈنٹ ہے، اس نے پریزیڈنٹ بائیڈن کے سامنے بیٹھ کے 2-3 دن پہلے کہا کہ میں نے یوکرین وار پہ آپ کو سپورٹ نہیں کرنا۔ اس نے کہا میں آئی ایم ہیئر ٹو اینڈ دا وار، ناٹ ٹو سپورٹ اٹ۔ تو یہ چیزیں اب ہمارے ہاں یہ ہمیں سوٹ کرتی ہیں، اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں ہم کرتے ہیں؟ اس طرح کی چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہو، اس کے اوپر ایک ڈسکورس جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ تو یہ میری گزارش تھی آپ سے، تو انشاءاللہ امید ہے مجھے کہ آپ اس کو سپورٹ بھی کرتے رہیں گے، اور آئندہ بھی جب ہم اس طرح کی چیزیں کریں گے تو ان کو آپ انکریج کریں گے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں آپ کے پسندیدہ ٹاپک کی طرف، اور وہ جو میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ مجھے آپ ذرا سمجھائیں کہ یہ بندہ کیا ہے یار؟ یہ بندہ 6 سال ہمارا چیف رہا ہے۔ اب یقین کریں، میں جب 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 اس بندے کی باتیں سنتا ہوں، پہلے بھی مجھے امپریسو نہیں لگتا تھا، اور یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے جب اس کے ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا تو میں نے اس وقت بھی ویڈیو کی تھی، رائٹ اوے کی تھی۔ مجھے یاد ہے میں آفس میں تھا، میں باہر نکلا، میں نے سڑک پہ یہاں پہ پارک تھا اس میں کھڑے ہو کے میں نے اسی وقت میں نے ویڈیو کی، میں نے کہا عمران خدا کا واسطہ ہے یہ کام نہ کرنا۔ میرا دل نہیں مانتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے وہ ٹھیک، اور وہی ہوا۔ اب وہ اتنی بڑی، خود عمران نے کہہ دیا کہ بلنڈر کیا تھا میں نے، یعنی غلطی کا باپ جو ہے وہ کیا تھا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ غلطی بانجھ نہیں ہوتی، غلطی بچے دیتی ہے اور وہ پھر آپ کو ہانٹ کرتی ہے۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ دیٹ از واٹ از ہیپننگ ٹو عمران خان ایز ویل۔ تو یہ جو چیز ہے، میں سن رہا تھا پہلے، تو میں نے سنا کہ جاوید چودھری کے حوالے سے، کہ جاوید چودھری نے کالم لکھا، اس میں انہوں نے کہا جی کہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا وہ آپ کو پتا ہے، رس ڈبونے تک اور پتہ نہیں کیک رس کیا کیا کھاتے رہے وہاں پہ۔ تو اس کے بعد اب ہمارے دوست جو ہیں آفتاب اقبال صاحب، انہوں نے اپنا ایک ولاگ کر دیا کہ جناب انہوں نے ان کے ساتھ بھی بات کی ہے جی باجوہ صاحب نے، کہ جناب میں یہ کیا بندہ ہے یار، یہ عمران اتنا عجیب آدمی ہے، یہ بات نہیں سنتا، اور یہ عجیب طرح کا اس کا مزاج ہے، یہ اس طرح کی بڑا اگریسو ہوا ہوا ہے، اور یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے آپ سابق پرائم منسٹر کے سامنے اس طرح کی بات، ان کے متعلق بھی بات اگر کریں تو آپ کو عزت سے بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر بٹرنس آ گئی ہے تو پھر بٹرنس تو آپ شو کر رہے ہیں۔ ایک بندہ بٹرنس تو شو کرے گا نا، دوسرا جو آپ جس کے ساتھ آپ نے دغا بازی کی، اس کے بعد ڈبل گیم کی، ڈبل کراس کیا۔ اب یوکرین والے معاملے میں جس طرح عمران نے کل اپنی اسپیچ میں یہ کہا کہ وہ وہاں سے واپس آئے، تو آپ نے کہا جی کہ اس کو کنڈیم کریں یوکرین وار کو، اور جانے سے پہلے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ خود جائیں۔ تو وہی بات ہے نا کہ آپ ہر ایک کو گولی دیتے رہیں، ہر بندے کو۔ میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی بندہ ہوگا جس کو اس شخص نے گولی نہیں کرائی۔ اب یہ تو اتنا تو سمارٹ وہ بندہ نہیں ہوتا جو سمجھے کہ میں سب کو بیوقوف بنا لوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہاوت سنی ہے نا کہ سب کو ہر وقت آپ نہیں بنا سکتے بیوقوف، کبھی کبھی بنا سکتے ہیں، اور یہی ہوا۔ یہ بندہ اتنا اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں بڑی شے ہوں، تو وہ اسی چکر میں وہ تکبر بھی آ جاتا ہے نا، تو وہ تکبر تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کرتا، سوال ہی پیدا نہیں، وہ کہتا ہے یہ تکبر تو میری چادر ہے، تو وہ چادر تو اپنی کسی اور کے لیے وہ نہیں دیتا۔ تو اس لیے اب وہ اب نتائج ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو میں فرسٹریشن دیکھ رہا ہوں، اور جس طرح آفتاب اقبال نے بھی یہ کہا ہے کہ میں نے وہاں پہ جب اسپیچ ہوئی تو اس میں ان کا پھر دوبارہ میسج آیا، اور وہ انتہائی شدید غصے میں تھے، اور پھر وہ آفتاب نے تو بڑی اچھی ایک نیکی کا کام کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی طبیعت کے ساتھ صحت پہ شدید نقصان ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے۔ تو یہ صحت ایسے نہیں عطا ہوتی، انسان کے جو اعمال ہیں نا وہ اس کے سامنے آتے ہیں۔ یہ جو مکافات عمل ہے نا، از مکافات عمل غافل مشو، مکافات عمل سے غافل نہ ہو، کیونکہ یہ آپ کے آگے آنے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ
ये एक चीज़, 2 चीज़ जो होती है ना, वो आपकी ज़ाती हो ना, फिर तो ठीक। लेकिन जहाँ पे आपने कौम के साथ दगा किया हो, कौम को आपने डिच किया हो, बिट्रे किया हो, वो आपके आगे आएगा। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि ये जो अरशद शरीफ का केस है, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, वो वो हॉन्ट करेगा इस चीज़ को। अब पता नहीं, मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन उनकी वालिदा ने इनका नाम लिया हुआ है और अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं बैठे हुए इस बेंच के ऊपर, उनको ये चाहिए कि वो इंसाफ लेके दें। अब वो लग नहीं रहा, क्योंकि जो आपने देखा है कि लैतो-लाल हो रहा है, जो डिली-डैलिंग उस जेआईटी कमेटी की तरफ से हो रही है, और जिस तरीके से वो उसको बता रहे हैं कि जी हमारे साथ किसी ने कोऑपरेट नहीं किया, ये सब झूठ है। तो ये अब उनको चाहिए कि ये करें और इसका इंसाफ उनको लेके दें, उनकी वालिदा को। कौन लेके देगा वालिदा को साहब? और मेरी सबसे बड़ी गुज़ारिश जो हमारी वकला कम्युनिटी से है, क्या आप इतने ही बांझ हो गए हैं? क्या आप इतने माज़ूर हो गए हैं कि आपके पास कोई एक बंदा नहीं है जो उसका केस लड़ सके? जिसको कहते हैं वो भाग जाता है, जिसको कहते हैं वो भाग जाता है। खुदा के लिए कुछ गट्स शो करें, कुछ ताकत शो करें कि भई हमारे अंदर एक कैरेक्टर की ताकत है। तो एक पैनल खड़ा हो जाए वहाँ पे कि जी हम पैनल के तौर पर इसको केस केस को लड़ते हैं। हम इंडिविजुअल नहीं लड़ते। किस-किस को मारेंगे? तो मेरी गुज़ारिश होगी कि आप इसको थोड़ा-सा गौर से सुनें और मुझे ये ज़रा बताएँ कि ये जो बंदा है, इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का ये सबसे बदतरीन एक ऐसा आमिर कह लें या इसको एक आर्मी चीफ कह लें, जिससे मैं अब समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी को डिसएसोसिएट करना चाहिए, डिस्टेंस करना चाहिए, डिस्कनेक्ट करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज डिज़र्व नहीं करती इस तरह का लीडर। पाकिस्तानी फ़ौज में बड़े-बड़े कमाल किस्म के लोग हैं। पाकिस्तानी जवान जो है हमारे, जिनके ऊपर हमें फ़ख्र है और पाकिस्तानी ऑफ़िसर्स के ऊपर हमें फ़ख्र है, वो डिज़र्व नहीं करते इस तरह का बंदा। मुझे एक बात बताएँ, मैं तो फ़ौज में नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं फ़ौजियों को देखता रहा हूँ, मेरे घर में फ़ौजी हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ सिर्फ़ समझा दें कि जिस दिन ये कमांड की चेंज हो रही थी और जिस तरह ये बंदा वो वो ले रहा था, वो ड्रिल के साथ आ रहा था, उसके चलने का अंदाज़, आप समझते हैं कि ये इस तरह के चीफ़ होते हैं? क्या आप समझते हैं कि वो वाज़ ही इन हिज़ सेंसेस? क्या ये इज़्ज़त का बायस था? ये सोचने की बात है। इस पे ज़रूर सोचें। ये मैं सिर्फ़ अकेला बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी ओपिनियन भी चाहता हूँ कि मुझे ज़रा बताएँ कि ये क्या वाक़ईतन मेरी फीलिंग इसी तरह की जो है वो आपकी भी हैं या नहीं है? क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो बड़ी ज़बरदस्त प्रोफ़ेशनल फ़ौज है। उससे दुनिया काँपती है, मतलब हमारे दुश्मनों की टाँगें काँपती हैं। तो क्या उस तरह की फ़ौज के ऊपर इस तरह के बंदे को बिठाया जाना चाहिए था? और क्या इस तरह का प्रोडक्ट हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं? मैं इसके ऊपर एक एक अलहदा से गुफ्तगू करूँगा किसी दिन कि हमारा प्रोडक्ट कैसा आ रहा है। हमारी जो वो इदारे हैं, पीएमए है, फिर हमारा जो स्टाफ कॉलेज है, इस तरह के जो इदारे हैं, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? वो इस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेयर आर देयर फिल्टर्स? कहाँ पे हैं उनके साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट वगैरह जो हैं? और क्यों नहीं इस तरह की चीज़ों को अभी तक भाँप सके कि क्या हो रहा है? किस तरीके से लोग आगे जा रहे हैं? और किस तरह के कैरेक्टर के लोग जा रहे हैं? तो इसके ऊपर हम अलहदा से बात करेंगे, लेकिन मैं आखिर में थोड़ा-सा बता दूँ कि ये मैं सिर्फ़ अकेला मैं नहीं कह रहा हूँ। आज मैं देख रहा था कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि ये आप ज़रा देखें। ये है जी डॉन अखबार, ठीक है जी? ये डॉन का एडिटोरियल मैं आपको दिखा रहा हूँ। डॉन ने एडिटोरियल आज आज ये लिखा है, टेंटेड लेगेसी। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएँ, ये डॉन लिख रहा है और डॉन आपको पता है कि कैसा अखबार है। डॉन लिख रहा है, ये मैं पूरा नहीं पढ़ता इस वक़्त, आप बोर हो जाएँगे, लेकिन आखिर में थोड़ा-सा मैं बताता हूँ। कह रहे हैं जी कि बोथ द पीएमएल-एन एंड द पीटीआई हैव on record accused the retired general of political interference and toppling their respective governments. यानी पीटीआई और पीएमएलएन दोनों इसको कहते हैं कि उन्होंने टॉपल किया हमारी गवर्नमेंट को। दो द एक्सटेंट ऑफ हिज इन्फ्लुएंस मे नेवर बिकम पब्लिक, अगरचे उनका जो कितना किरदार था वो अभी पता नहीं चल सकेगा। It does appear from the general's own statements that he seems to have taken a keen interest in matters that were well outside his purview. लेकिन उनकी अपनी स्टेटमेंट से वो कह रहे हैं कि वो अंदाजा होता है कि ये उन्होंने काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट लिया जो उनके दायरे कार में ही नहीं आती थी। शौक था ना, गोली चलाने का, हर एक के साथ सियासत करने का। वो एक बंदे ने नहीं कहा था कि जब हम जाते थे उनके साथ कोई प्रोजेक्ट की बात करें तो वो कहते यार छोड़ो परे। जब हम पॉलिटिक्स की बात करते थे, हाँ कहते थे ठीक है गल कर, गल ठीक। तो ये पॉलिटिकल एनिमल था बेसिकली। तो पॉलिटिक्स करना चाह रहा था, पॉलिटिक्स उसने की। फिर वो कहते हैं द रिजल्ट ऑफ हिज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आप अंदाजा लगाएं जरा, वर कैटास्ट्रोफिक।
اتنا بڑا ورڈ یوز کیا کیٹاسٹرافک. دا کنٹری گرو انکریزنگلی پولرائزڈ. کنٹری جو ہے وہ پولرائز ہو گیا. وائل ہی پلیڈ ون سائڈ اینڈ دین دی ادر. یہی وہ گولی والی بات, کبھی ادھر کبھی ادھر. ہز کرٹکس سے اٹ واز آل فار پرسنل گین. اس کے جو نقاد ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب پرسنل گینز کے لیے کر رہا تھا. ایون اف ہی انسسٹ ہی واز ایکٹنگ ان دا پبلک انٹرسٹ. اگرچہ اس کا دعویٰ یہی ہوگا کہ جی میں پبلک انٹرسٹ میں کر رہا تھا, لیکن وہ کہتے ہیں the general also left the armed forces facing a reputational crisis unlike any before. کہ کبھی آج تک پاکستان آرمی کو اتنا بڑا ریپوٹیشن کا کرائسس فیس نہیں کرنا پڑا. given the extent of damage wrought to the state and institutions during General Bajwa's tenure, there must be some kind of reckoning. کہ جو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حساب کتاب ضرور ہونا چاہیے. The Bajwa doctrine must be reassessed. The Bajwa doctrine so called, میں تو سمجھ نہیں آتی وہ تھا کیا Bajwa doctrine. وہ تو نری تباہی تھی. And its known and lesser known dimensions audited in depth and brought into the public eye. ان کا audit ہونا چاہیے اور اس کو عوام کے سامنے لے کے آنا چاہیے. The fresh garb of neutrality no longer seems enough to excuse the latest misadvantage of our uniform leadership. یہ جو بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرلٹی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل کافی نہیں ہے ٹو ایکسکیوز دی لیٹسٹ مس ایڈونچر آف آور یونیفارم لیڈرشپ. جو ہمارے جو لیٹسٹ مس ایڈونچر ہیں ہمارے یونیفارمڈ یعنی ہماری آرمی کی جو لیڈرشپ ہے ان کے لیے. تو یہ میں صرف نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ڈان ویسے تو ڈان کا آج کل حال برا ہوا ہے, اس کے باوجود ان کا یہ ایڈیٹوریل لکھ دینا میں سمجھتا ہوں بڑی بات ہے. یہ ڈان وہ نہیں لگتا جو قائد اعظم نے جس کا افتتاح کیا تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے ایڈیٹوریل لکھا ہے اور اس میں انہوں نے جو ٹینٹڈ لیگیسی کی بات کی ہے, مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی شاید اس سے اگری کرتے ہوں گے. اگر نہیں کرتے تو مجھے بتائیے گا کیوں نہیں کرتے, اور کامنٹ آپ ضرور کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں. اور جتنے بھی سبسکرائبرز ہمارے پاس ہوں گے اتنا ہی ہمارا میسیج جو ہے وہ لوگوں تک جائے گا. ہمارا اس میں ذاتی مفاد اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ ہمارا یہ نیشنل ایک ٹاسک کہہ لیں یا نیشنل ڈیوٹی کہہ لیں وہ ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. السلام علیکم.